हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम लोग किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग लगभग 16वीं और 17वीं सदी के बीच चलने वाले मुगल साम्राज्य में कृषि समाज की स्थिति क्या थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, अक्सर हम लोग जब मुगल शासन की बात करते हैं तो मुगल शासकों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके युद्ध वृत्तांतों के बारे में बात करते हैं। और आप लोगों ने जितनी भी किताबें देखी होंगी उन किताबों में अक्सर मुगल शासकों की उपलब्धियों के बारे में बात की गई है। लेकिन उस समय के समाज के बारे में, उस समय की महिलाओं के बारे में, नीची जातियों के बारे में, इन सब के बारे में बात बहुत कम की गई है। तो एनसीईआरटी ने ये चैप्टर जो है पूरी तरह से उस समय के समाज को डेडिकेट किया है। तो आज का जो चैप्टर है आपका, ये यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिहाज से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारतीय समाज का परिचय करवाया गया है। बताया गया है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतिहर, खेतिहर का मतलब होता है किसान, और भूमिहर, भूमिहर का मतलब भी किसान। छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब होता है संपन्न, यानी ऐसे किसान जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी। दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। ये सब बातें बताई। अब देखिए, इसके बाद बताया गया है कि कई ऐसी भी ताकतें थी, यानी कई भारी ताकतें भी थी जिन्होंने ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है। यानी कई भारी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दखल हुई। और यहाँ पे भारी ताकतों से आशय जो है मुगल शासन से है। जैसे मुगल शासन में जो उनके नुमाइंदे थे, यानी उनके जो अधिकारी थे, उनके बारे में बात की गई है। राज्य के नुमाइंदे, यानी राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले हैं, हिसाब रखने वाले हैं। तो ये ग्रामीण समाज पर काबू रखने की ये कोशिश करते थे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ग्रामीण समाज कैसे जो है शहरों से जुड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस गए और इससे खेती वाले इलाके जो है शहर से जुड़ गए। यानी कहने का मतलब क्या है, कई सारी फसलें ऐसी थी जो कि खाद्यान्न के लिए ना उगाकर नकदी के लिए उगाई जाती थी। तो नकदी वाली जो फसलें होती थी उन्हें बेचने के लिए शहर जाना पड़ता था। तो ऐसे करके व्यापार, मुद्रा और बाजार की वजह से गांव जो है वो शहर के टच में आ गए। तो ये बातें यहाँ पर कुछ बताई गई हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। ये आपका पहला पॉइंट है। इसी में सब पॉइंट, राज्य के नुमाइंदे, इसमें डैश लगा के, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। देखिए, आपको हमेशा अपने माइंड में एक चीज क्लियर करके चलनी है। ये सब बात हो रही है मुगल टाइम की, मुगल पीरियड की बात हो रही है। तो राज्य के नुमाइंदों से आशय जो है मुगल शासन के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात हो रही है। तो आपने पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया है। आगे यहां पर किसान और कृषि उत्पादन के बारे में बात की गई है। तो यहां पर बताया गया है कि खेतिहर समाज की जो बुनियादी इकाई थी वो गांव थी और इसमें किसान रहते थे। किसान जो है साल भर अलग अलग मौसम में वो सभी काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। यानी कि जमीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करना, ये सब काम तो वो करते ही थे। इसके अलावा वो उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शामिल होते थे जो कि कृषि पर आधारित थी, जैसे कि शक्कर बनाना, तेल निकालना, इन सब कामों में भी वो संलग्न रहते थे। आगे यहाँ पर कुछ चीजें इनके बारे में बताई गई हैं। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके हैं जहां उस तरह की खेती नहीं की जा सकती थी जैसे उपजाऊ जमीन में होती है। तो वहां पर भी थोड़ी बहुत खेती होती थी। और ऐसे भी कई इलाके आप देखेंगे इस समय जहां पर बहुत बड़े भूखंड पर जंगल फैले हुए थे। तो इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे यहाँ बोला गया स्रोतों की तलाश। स्रोतों की तलाश में यहाँ पर बताया गया है, चूंकि किसान जो है अपने बारे में खुद नहीं लिख सकते हैं, तो उनके बारे में जो जानकारी है हमें, वो खास करके उस समय के जो यात्री हैं, यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं, या फिर जो शासकीय अभिलेख हैं, उनमें उनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिख सकता था,
इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। अब इसी बात है, वो उस समय के लोग जो किसान रहे होंगे वो इतने ज़्यादा साक्षर भी नहीं रहे होंगे और इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान नहीं रहा होगा, तो वहाँ पर जो भी इतिहास वगैरह होता होगा उनका वो मौखिक होता होगा। लेकिन इनके बारे में जो इनका इतिहास लेखन है वो खास करके शासकीय अभिलेखों में या फिर जो विदेशी यात्री भारत के भ्रमण के लिए आए हैं उन लोगों ने इनके बारे में जो कुछ देखा है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, तो उन्होंने अपने वृत्तांत में उसको ऐड किया है। तो ऐसे करके इनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। तो इन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ आ जाता है जिसका नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था और अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। तो इन्होंने खेती से संबंधित जो खेती में चाहे लगान कैसे वसूलते हैं, खेती के संबंध में किसान के और जमींदार के रिश्ते कैसे हैं, उन सब का यहाँ पर विस्तृत वर्णन आईने अकबरी में किया है। तो वो बात यहाँ पर बोली गई है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें राज्य के बारे में, शासक के बारे में सारी पॉजिटिव चीजें ही ऐड की गई हैं। आइन से पता चलता है कि वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कृषकों ने विद्रोह वगैरह किए हैं तो उनको राज्य ने या शासकों ने दबाया है, तो उसके बारे में भी यहाँ चीजें इसमें वर्णित की गई हैं। तो आइन से यही पता चलता है कि वो सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। ये बात यहाँ पर ऐसे करके लिखी गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में हमें नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था, जिसमें कृषि से संबंधित लेखा जोखा बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। यह आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देखिए आगे यहां पर बताया गया है कि कृषक समाज के बारे में न केवल मुगल शासकों के इतिहासकार या मुगल शासन के दस्तावेज, बल्कि मुगल शासन से बाहर के जो राज्य हैं उनके दस्तावेज भी कृषि समाज के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज इसमें शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। क्योंकि सरकार की आमदनी का स्रोत क्या था? सरकार की आमदनी का स्रोत जो है राजस्व था। और राजस्व की वसूली कहाँ से होती थी? राजस्व की वसूली किसानों से होती थी, व्यापारियों से होती थी, और जो भी वाणिज्य वगैरह होता था उस पर होती थी। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो है राजस्व का जो है कृषि से आता था। तो यहाँ पर वो सब जानकारी जो है हमें यहाँ के दस्तावेजों से मिलती है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। तो ऐसे करके उस समय के समाज के बारे में जो हमारी जानकारी है, एक तो मुगल शासन के जो दस्तावेज हैं या मुगल शासन के जो इतिहास लिखने वाले लेखक हैं उनके दस्तावेजों में, या फिर उस समय के समकालीन जो शासक हैं उनके दस्तावेजों से भी हमें इस समय के कृषि समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। दस्तावेज सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसी में सब पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। तो ये इस समय के टाइम पीरियड की जानकारी के हमारे पास प्रमुख स्रोतों में ये स्रोत हैं जो कि आपके सामने मैंने नोट डाउन भी करवा दिए हैं। अब किसान और उनकी जमीन, यानी किसान और उनकी जमीन की क्या हालत थी वो हम यहाँ पर जानेंगे। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन है इसका, रियाया या
मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं, यानी किसान के लिए आसामी शब्द भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा मुगल जो है इनके लिए रैयत शब्द या फिर मुजरियान शब्द का भी इस्तेमाल करते थे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में नोट डाउन करेंगे, इसमें आप लिखेंगे मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। आगे इसी में साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। तो आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 17वीं सदी के स्रोतों में दो किस्म के किसानों की चर्चा की गई है। एक तो खुदकास्ट हैं और दूसरे हैं पाहीकास्ट। पहले किस्म के यानी खुदकास्ट वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी, और दूसरे किस्म के जो पाहीकास्ट हैं इसमें वो खेतिहर किसान शामिल हैं जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऐसे किसान शामिल थे जो न केवल अपने गांव में काम करते थे बल्कि दूसरे गांव में भी खेती का काम करने के लिए आते थे। खेतिहर से आशय यह है कि खेती में काम करने वाले केवल और केवल खेती का काम करने वाले मजदूरों से है। खेतिहर से आशय यहाँ पर खेती का काम करने वाले मजदूरों या किसानों से होता है। तो यहाँ पर एक तो वो हैं जो कि अपने गांव में केवल खेती करते थे, और दूसरे वो हैं जो कि अन्य गांव में भी मजदूरी करने या कृषि मजदूरी करने के लिए जाते थे। तो उन्हें पाहीकास्ट कहा जाता है। लोग अपनी मर्जी से भी पाहीकास्ट बनते थे और मजबूरी से भी। एक तो मर्जी ये है कि भाई किसी दूसरे गांव में ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ऐसे में चले जाएंगे, और मजबूरी क्या आती है? मजबूरी तब आती है जैसे कभी अकाल पड़ जाए, भुखमरी आ जाए, अकाल के बाद भुखमरी आ जाए, या फिर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में भी इन्हें पाहीकास्ट बनना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदकास्ट और पाहीकास्ट। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, खुदकास्ट वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। सेकंड सब पॉइंट, पाहीकास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। अब देखिए यहां पर अगले पैराग्राफ में किसानों की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम, यानी कि कुछ कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास 1 जोड़ी बैल थे, 2 हल थे, लेकिन मोस्टली किसान ऐसे थे जिनके पास बैल होते ही नहीं थे। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। वहीं बंगाल में समृद्धि का पैमाना अलग था। बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। यानी कि खेती में जो समृद्धि का पैमाना है वो हर स्थान के हिसाब से अलग अलग था। जैसे राजस्थान में अलग था, बंगाल में अलग था, महाराष्ट्र या गुजरात में अलग था। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए मुगल काल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि खेती जो है व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, जैसा आज के समय में होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पर राजा का हक नहीं था, बल्कि यह व्यक्तियों की निजी संपत्ति हुआ करती थी। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। व्यक्तिगत का मतलब हो गया निजी, और मिल्कियत का मतलब हो गया मालकियत। तो किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की, यानी कि ठीक दूसरे संपत्ति मालिकों की जमीन खरीदी बेची जाती है, उसी तरह से किसानों की जमीन भी खरीदी और बेची जाती थी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 5वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। वहीं बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। इसी में सब पॉइंट, खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। ये 5 पॉइंट का पहला सब पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां पे बताया गया है, मिल्कियत के बारे में वर्णन किया गया है
जैसे हल जोतने वाले, यहाँ पर देखिए दिल्ली आगरा के इलाके के जो किसान हैं इनकी मिल्कियत का विवरण दिया गया है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। यानी उनकी जो 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 पर्टिकुलर जमीन है उसको चिन्हित करते हैं कि भाई ये हमारा खेत है, तो पूरा मेड़बंदी करके उसमें प्रॉपर तरीके से कांटे वगैरह लगाकर, कांच वगैरह लगाकर, ताकि उनकी पहचान बनी रहे कि ये टुकड़ा जो है फलाने इंसान का है और ये टुकड़ा जो है किसी दूसरे इंसान का है। तो उस मिल्कियत के बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखिए सिंचाई तकनीक के बारे में यहाँ पे बात की गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताया है कि चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, लोगों का पेट भरना, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें जो हैं ये सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में 40 इंच या उससे ज्यादा वर्षा होती थी वहां पर चावल की खेती भी की जाती थी, और ऐसे भी इलाके थे जहां पे कम वर्षा होती थी, तो कम वर्षा वाले इलाकों में गेहूं और ज्वार या बाजरे की खेती की जाती थी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और उस समय की जो खेती थी वो मोस्टली मानसून पर डिपेंड थी, यानी मानसून पर डिपेंड थी। यानी मानसून जो है भारतीय कृषि की रीढ़ बोला जाता था। उस समय जो सिंचाई के कृत्रिम साधन थे, हालांकि वो साधन विकसित हो गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल उतना व्यापक रूप से नहीं होता था। तो वो सब बातें यहां बताई गई हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे, 6वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे चावल, मुगल काल में चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा वर्षा होती थी वहां चावल की खेती होती थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में गेहूं और बाजरे की खेती प्रचलित थी। ये मुगल टाइम की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही बात, उस समय की बात हो रही है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, मानसून जो था वो भारतीय कृषि की रीढ़ था, यानी कि मानसून पर ही डिपेंड थी खेती पूरी तरह से। तो ये 6वें का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर बाबरनामा का ही कुछ वर्णन है। बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। जैसे लाहौर और दीपालपुर दोनों आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ते हैं, और ऐसी दूसरी जगहों के पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। रहट आपने देखी होगी। देखिए रहट क्या होता है, रहट कुओं में बाल्टी रूपी संरचना होती है। ये आप देख पा रहे हैं, रहट है, ठीक है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने रहट अब भी देखी होगी। हालांकि आज की डेट में रहट का चलन कम हो गया है, तो ट्यूबवेल लगने लगे हैं, लेकिन जो पुराने कुएं हैं, जो आज से लगभग 150 या 200 साल पुराने कुएं हैं, उनमें आपको रहट देखने को मिल जाएगी। तो रहट में क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चैन लगी होती है और इस चैन नुमा में बाल्टियां लगी होती हैं। तो बाल्टियां अंदर जाती हैं, अंदर से पानी भरकर लाती हैं और उस पानी को आगे यहाँ पर इसमें ट्रे में उड़ेल देती हैं, और ऐसे करके पानी यहाँ चलता जाता है। और देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, एक पूरी पुली होती है यहाँ पर, और वो पुली एक अगली यहाँ पर एक पुली है इससे जुड़ी होती है, और बैल की मदद से इस पुली को घुमाया जाता है। यानी बैल लगातार इसके चारों ओर घूमते हैं, तो ऐसे करके ये रोटेट होती रहती है। तो ऐसे करके जब रोटेट होती है तो यहाँ से पानी नीचे से निकाला जाता है और अपने आप यहाँ पर स्वतः ही इस ट्रे में गिरता जाता है, और ऐसे करके खेतों की सिंचाई हो जाती है। तो रहट आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, रहट आपको दिख जाएगी। आगे बोला गया कि आगरा, चांदवर और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते। बाल्टियों से मतलब हाथ से पानी निकालकर, कुएं से मतलब हाथ से पानी खींचकर तब बाल्टियों से सिंचाई करते थे। ये बात भी यहाँ बताई गई है। नहीं, कुछ जगहों पर रहट का चलन था, कुछ जगहों पर लोग हाथ से बाल्टियों के जरिए सिंचाई करते थे। तो ये सब बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखें यहाँ आगे कुछ चीजें और बताई गई हैं। उत्तर भारत में राज्य में कई नई नहरें और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत भी करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनवाई गई। तो देखिए ये भी बताया गया कि उस समय के जो शासक हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उन्होंने मानसून पर ही कृषि को डाल दिया हो।
उस समय के शासकों ने भी प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास जो है बहुत अल्प थे, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं थे। तो यहाँ पर आप लोग 7वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मुगल शासकों ने उत्तर भारत में कई नई नहरें व नाले खुदवाए और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। ये आपका 7वां पॉइंट हो जाएगा। किसान खेती के काम में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जो पशुबल पर आधारित होती थी। जैसे अभी हमने देखा था रहट, तो रहट को चलाने के लिए भी बैलों की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार कोलू, तो कोलू में जो तेल निकाला जाता है, तो कोलू को घुमाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी। तो उस समय ऐसी तकनीक विकसित की गई थी जो पशुबल पर आधारित थी। तो 8वां पॉइंट अब आपका आएगा, यहां पर आप नोट डाउन करेंगे, किसान पशुबल पर आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो खेतों में बुवाई होती थी, तो खेतों में बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज प्रचलित था। तो यहां पर आप 8वें का सब पॉइंट नोट करेंगे, बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। ये 8वें का सब पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर मुगल पीरियड में जो यहाँ का क्रॉप पैटर्न है, फसल पद्धति है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, वर्ष में 2 फसलें लोग लगाते थे। 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक तो खरीफ चक्र में यानी पतझड़ के सीजन में, और दूसरी रबी में। कहीं कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती थी या फिर सिंचाई के वहाँ पर साधन उपलब्ध थे, तो वहाँ पर साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। आईन अकबरी में आगरा प्रांत में 39 किस्म की फसलों के उगाने का विवरण मिलता है, और उसमें दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार का विवरण देखने को मिलता है, और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। ऐसा विवरण हमें जो है आईन अकबरी में देखने को मिलता है। कुछ फसलें जो थी विशिष्ट फसलें थी, यानी सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी, तो उनको उगाने के लिए मुगल राज्य जो है प्रोत्साहन भी देते थे, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन देने से फायदा ये था कि वो नकदी फसलें थी, तो उन पर कर वगैरह अच्छा खासा प्राप्त होता था। इसलिए मुगल शासक जो है उन्हें उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी देते थे। तो स्रोतों में हमें अक्सर जिनसे कामिल अर्थात सर्वोत्तम फसलें जैसे लक्ष्य मिलते हैं, और मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। तो कपास और गन्ने जैसी जो फसलें हैं, ये बेहतरीन जिनसे कामिल थी, ये सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी। तो यहाँ पर बताया गया कि मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए उस समय मशहूर था। तो यहाँ पर हम लोग अब नोट डाउन भी करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर आप 9वां पॉइंट यहाँ लिखेंगे, मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ और दूसरी रबी। इसी में सब पॉइंट, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। यह आपका 9वें का सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, आईन अकबरी में मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की, दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की, और बंगाल में चावल की 50 किस्में पैदा होने का विवरण मिलता है। यह आपका 9वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 10वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे, मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था जिनसे राज्य को ज्यादा कर मिले। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था जिनसे राज्य को ज्यादा कर मिले। इसी में सब पॉइंट, कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी, ब्रैकेट में सर्वोत्तम फसलें थी। 10वें का सेकंड सब पॉइंट, मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए, या फिर ऐसे लिख लेना, मध्य भारत और दक्कनी पठार में कपास उगाई जाती थी,
जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। ये 10वें का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए आगे कुछ और विवरण दिया गया है। बोला गया 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह से अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। देखिए मक्के का पौधा जो है अमेरिकी उपमहाद्वीप से आया है। मक्का, तंबाकू वगैरह जो है ये अमेरिका उपमहाद्वीप से आए हैं। तो टमाटर, आलू और मिर्च भी जो है, यानी आलू भी अमेरिका महाद्वीप से ही आया है। अमेरिका महाद्वीप से पहले यूरोप में पहुंचा और यूरोप से फिर भारत में आया। तो यहाँ पर टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां आप देख रहे हैं, ये सब बाहर से आई हुई हैं। तो इसके बारे में ऊपर बताया भी गया है, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर तंबाकू के बारे में विवरण दिया गया है। तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आयन यानी आयने अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। यानी आयने अकबरी में उत्तर भारत की जो फसलों की सूची है उसमें तंबाकू का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू को देखा और फिर इसका इस कदर प्रसार हुआ कि जहांगीर जो था इसके बढ़ते चलन की वजह से काफी ज्यादा चिंतित था। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। तो ये सब चीजें इसके बारे में बताई गई हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 10वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। 10वें पॉइंट के बाद आप 11वां पॉइंट आप बनाएंगे। इसमें आप लिखेंगे तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से इसे उत्तर भारत लाया गया। इसी का पहला सब पॉइंट, आयन या आयने अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। इसी का सेकंड सब पॉइंट, अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। थर्ड सब पॉइंट, जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगा दी। जहांगीर ने इस पर अपने शासन में पाबंदी लगा दी। तो यहां पर आपने तंबाकू के बारे में देख लिया है। इसके अलावा और भी फसलें आई हैं, जैसे जैसे यूरोपीय व्यापारी हमारे आते गए हैं वो फसलें आई हैं, तो उन फसलों के बारे में भी हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर आप लिख लेना 12वां पॉइंट, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची, जैसे मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता। तो आपको पता चल जाएगा ये सभी जो फसलें हैं ये भारतीय मूल की नहीं है बल्कि विदेशों से लाई हुई हैं। तो आपका ये 12वां पॉइंट हो जाएगा। अब अगली हेडिंग है अब आपकी ग्रामीण समुदाय। तो हम यहां पर मुगल समाज में यानी मुगल पीरियड में भारत के ग्रामीण समुदाय पर प्रकाश डालेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुगल पीरियड में भारत के ग्रामीण समुदाय की संरचना कैसी थी। तो हम यहां पर देखते हैं कि मुगल पीरियड में जो भारत का ग्रामीण समुदाय था इसके 3 घटक थे, जिसमें एक तरफ खेतिहर किसान, दूसरी तरफ पंचायत और तीसरी तरफ गांव का मुखिया था जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो खेतिहर किसानों के बारे में आप जानते हैं। पंचायत जो थे, पंचायत ऐसे लोगों की संस्था थी जिसमें गांव के जो सीनियर यानी गांव के जो वृद्ध कृषक थे वो शामिल थे। वृद्ध और संपन्न कृषक जिन्हें बोला जाता है वो लोग पंचायत में शामिल थे और ये लोग मिलकर गांव का मुखिया चुनते थे। तो ऐसे करके गांव की संरचना बनी हुई थी, समुदाय संरचना बनी हुई थी। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जैसा कि आज भी आप देखते हैं, गांव के लोग आज भी अपने अपने जातिगत टोलों में बटे होते हैं, जातिगत समूह में बटे होते हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही देखने को मिलता था। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूह में बटे होते थे। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे भी निम्न जाति के लोग थे जो कि मजदूरी का काम करते थे या खेतों में काम करते थे, तो उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा थी। और देखिए यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है वो हमारी जाति पर आधारित होता है। जाति प्रथा की सबसे बड़ी खामी यही है
कि यहाँ पर जो आपका व्यवसाय होता है वो जाति से तय होता है, ना कि आपके कर्मों से। तो मुगल टाइम में यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है। कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे, क्योंकि काम जो थे वो आपके जाति से बंधे हुए थे। तो इस तरह से कुछ जातियां जो है अपने भाग्य को बदल ही नहीं सकती थी, और इस तरह से वो गरीब रहने के लिए मजबूर रहती थी। देखिए, उस समय के बारे में ये भी बताया गया कि उस समय ऐसे कोई साधन नहीं थे कि जनगणना वगैरह करवाई जाए, आंकड़े प्राप्त हों कि उस समय निम्न जाति में कितने लोग आते थे, सवर्ण जाति में कितने लोग आते थे, ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। लेकिन हाँ, जो उस समय के दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में उनकी मुखिया के बारे में, जमींदारों के बारे में, या फिर कितने किसानों से कर वसूला गया, उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। यानी खास करके जो निचली जातियों के लोग हैं, उनका जीवन वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, वो कष्टमय था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर हम लोग चीजों को नोट डाउन करेंगे। 12वां पॉइंट लिख लिया है। अब आप 13वां पॉइंट यहाँ लिखेंगे। मुगल साम्राज्य में ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, ब्रैकेट में मुकद्दम या मंडल। इसी में सब पॉइंट, जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बंटे थे। इसी में सब पॉइंट, एक बड़ी संख्या, सेकंड सब पॉइंट, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। ये आपका 13 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हिंदू समाज की बात होगी। मुस्लिम समाज में भी आप देखेंगे कुछ कुछ हद तक आपको इसी तरह से विभाजन देखने को मिलेगा। तो मुसलमान समुदायों में हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। देखिए, आप लोगों ने अगर मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर पुस्तक पढ़ी है सतीश जी की, तो आपको पता होगा जो लोग हिंदू कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे, तो वो अपने हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था थी उसको इस्लाम में लेकर आ गए। तो यही कारण है कि भारत में आप देखेंगे इस्लाम में जो आप जातियां देखते हैं, वो जातियां उन लोगों की हैं जो लोग कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म से इस्लाम में गए थे। वो अपने साथ जातियां भी लेके गए थे और इसी वजह से इस्लाम में भी जातियों का चलन चल पड़ा। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे कि मुसलमान समुदायों में जो हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह हैं, ये गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह से बिहार में मल्लाह जादाओं का अर्थ होता है नाविकों के पुत्र। तो इनकी तुलना जो है दासों से की जा सकती थी। उस समय के समकालीन समाज की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने 13 के 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। 13 का 3rd सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, मुसलमान समुदायों में हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। 4था सब पॉइंट, बिहार में मल्लाह जादाओं ब्रैकेट में नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। तो उस समय की कुछ निम्न जातियां हैं, उनका वर्णन यहां पर किया गया है। देखिए, ये तो हमने मुगल साम्राज्य के भीतर जो समुदाय आते थे, मुगल साम्राज्य के भीतर जो क्षेत्र आते थे, वहां के ग्रामीण समुदायों की बात कर ली। अब हम मुगल साम्राज्य से निकलकर जो राजपूताना एरिया बोला जाता है, वहां पर लोगों की क्या स्थिति थी वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बताया गया कि 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। और इस किताब में कहा गया है, इस किताब के मुताबिक जाट जो कम्युनिटी है, जाट जो जाति है, वो किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। इसी तरह से एक समाज और था 17वीं सदी में वृंदावन में रहने वाला गौरव समाज। तो गौरव समुदाय जो होता है, इनका पारंपरिक पेशा जमीन की जुताई करना था, लेकिन ये अपने आप को राजपूत होने का दावा करते थे। आगे और भी बताया गया, यहाँ पर कुछ और जातियों का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। बताया गया कि पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जो जातियां हैं, ये सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। देखिए, जैसे जैसे इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है बेटर होती गई है, वैसे वैसे इनकी सामाजिक स्थिति भी स्ट्रांग होती गई है। अगर हम इससे पहले का पीरियड देखें तो ये लोग भी खेतिहर किसान ही थे। क्योंकि इनके पास अर्थतंत्र बढ़ता गया है, तो ऐसे इनकी सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होती गई है। इसी तरह से यहाँ पे पूर्वी भारत की कुछ जातियों के बारे में विवरण दिया है। ये पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां थीं, जैसे सदगोप और कैवर्त जैसी कास्टें थीं। तो इन्होंने भी किसानों की सामाजिक स्थिति पाने का प्रयत्न किया या पाने लगी थी।
ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आप यहाँ पर जो जातिगत संरचना है उसमें क्या क्या यहाँ परिवर्तन आया है, लोगों की सामाजिक स्थिति कैसे सुधरी है, कुछ जातियों ने इस काल में अपना विकास किया है, उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। तो हमने 13 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका 14वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब के मुताबिक 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। इसी में ही सब पॉइंट 17वीं सदी में गौरव समुदाय ब्रैकेट में जमीन जुताई का काम 17वीं सदी में गौरव समुदाय ब्रैकेट में जमीन जुताई का काम ने राजपूत होने का दावा किया। 17वीं सदी में वृंदावन के गौरव समुदाय ने राजपूत होने का दावा किया। ऐसे आप लिख लेना। तो आपका 14 का सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए कुछ कास्ट जिनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है उनके बारे में आप अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो 15वां पॉइंट में आप लिखेंगे पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। तो ये आपका 15वां पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह 15 का सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों से सामाजिक स्थिति पाने लगी। ये 15 का सब पॉइंट हो जाएगा। यहां आगे बताया गया है कि पंचायतें और मुखिया कैसे बनते थे, इनके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पंचायत में गांव के बुजुर्ग जो होते थे वो शामिल होते थे, और बुजुर्गों में भी वो शामिल होते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। यानी विरासत में मिली हुई जमीन या विरासत में मिली हुई एक बड़ी संपत्ति के अगर वो मालिक होते थे तो वो पंचायत का हिस्सा बनते थे। पंचायत जो था एक अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसमें नीची जाति समझे जाने वाले जो लोग हैं वो लोग पंचायत में शामिल नहीं होते थे। यानी छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी संभावना कम ही है। ये बात यहाँ पर साफ साफ बताई गई है। तो पंचायत जो है, पंचायत के जो बुजुर्ग हैं तो ये लोग मिलकर एक मुखिया चुनते थे। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, जिसके बारे में ऊपर लिख चुके हैं। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के कुछ बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी वहां के जमींदार से लेनी पड़ती थी। तो ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। तो गांव के मुखिया का जो काम है वो बताया गया है। गांव की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का एक मुख्य काम था। इसमें पंचायत का जो पटवारी है उसकी मदद करता था। पंचायत का जो खर्चा है गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। यानी पंचायत का जो खर्चा चलाने के लिए धन प्रयुक्त होता था वो धन गांव के ही किसान कर के रूप में देते थे, उससे पंचायत का खर्चा चलता था। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। 16वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे गांव की पंचायत में ऐसे बुजुर्गों का जमावाड़ा होता था जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। इसी में सब पॉइंट, यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी, लेकिन निम्न जाति के लोगों की संभावना इसमें कम थी। तो आपका इसी में ही पूरा सेकंड पॉइंट जो हम लिखवाना चाह रहा था वो इसी में पहले में ही पूरा हो गया। अब इसी में ही 16 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और उस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी।
अब देखिए 17वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब। अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। इसी में सब पॉइंट पंचायत का खर्चा गांव के आम खजाने से चलता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। यानी गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। तो देखिए यहां पर वही सब चीजें फिर से बताई गई हैं कि जो मुखिया हैं ये पटवारी के साथ मिलकर हेरफेर करते थे। तो वो सब बातें यहां पर बताई गई, जैसा कि आज के समय में देखने को मिलता है वो काम पहले भी होता था। देखिए गांव का जो खजाना था, यानी गांव का जो कोष, जो कि आम लोग उसमें अपना योगदान देते थे, उस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। तो यहां पर अब आप लोग 17 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। ये 17 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए पंचायत की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका सबसे बड़ा काम क्या था? उसका सबसे बड़ा काम था जाति व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना। यानी बोला गया है गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें, यानी उनके जो विवाह संबंध स्थापित हों अपने सेम कास्ट में स्थापित हों, अन्य जातियों में स्थापित ना हो। तो ये काम जो है पंचायत करती थी, इसकी देखरेख पंचायत करती थी। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल, यानी मंडल का मतलब मुखिया की मौजूदगी में होती थी। तो 18वां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। इसी में पहला सब पॉइंट पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल ब्रैकेट में मुखिया की मौजूदगी में होती थी, और जहां पर लोग पंचायत की बात को अनदेखा करते थे या समाज के जो सामाजिक बंधन है उनको तोड़ने का प्रयास करते थे तो वहां पर उन्हें निष्कासित किया जाता था। जैसे कि आज भी होता है, आज भी लोगों पर अर्थदंड लगाए जाते हैं या फिर उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। तो वही सब काम वहां पर भी होते थे। यानी पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। तो यहां पर अब आप लोग 18 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालने का मतलब आप जान रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी कास्ट में शादी न करके किसी दूसरी कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो आज भी आप देखेंगे भारत के कुछ गांव में लोग उसे अपनी बिरादरी से, समुदाय से या जाति से निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता है और अपना जो पेशा है, पारंपरिक पेशा है, उससे भी हाथ धोना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे, जैसे कहा जाता है हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब यह है कि ना तो उसके यहाँ कोई शादी संबंध होगा और ना ही उसके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होगा उसमें गांव के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये समाज से बहिष्कृत करने वाली क्रियाकलाप होते हैं, जो कि आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो वही सब चीजें बताई गई हैं। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का जो मकसद था जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। यानी जो लोग जाति को नहीं मानते थे तो जातिगत अवहेलना को रोकने के लिए इस तरह के मानदंड बनाए गए थे। देखिए अब तक तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था और ग्राम पंचायतों के बारे में हमने जाना था। ग्राम पंचायत में लगभग सभी जातियों के जो वृद्ध लोग थे जिनके पास उनकी पुश्तैनी अधिकार थे वो सब शामिल थे, सिवाय निचली जातियों के। अब ग्राम पंचायत से भी बढ़कर एक और थी, वो थी जाति पंचायत, क्योंकि हर जाति की अपनी एक पंचायत होती थी और जाति पंचायत ग्राम पंचायत की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर थी। वर्तमान में आपने सुना होगा खाप पंचायत, खाप वर्ड सुना होगा। तो खाप पंचायत जो है जाति पंचायत का ही एक रूप है और खाप पंचायतों का चलन आप हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में देखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों के डिसीजंस पर या खाप पंचायतों के फैसले सुनाने पर रोक लगा दी है, इनको प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन फिर भी आज भी राजस्थान और हरियाणा में कुछ कास्ट्स में आज भी खाप पंचायत के फैसले मान्य होते हैं। तो खाप पंचायतें जो होती हैं वो अपने उल्टे सीधे जजमेंट के लिए काफी फेमस है। जैसे लड़के किसी ने लव मैरिज की है तो लड़के को मार देना या फिर उन पर जुर्माना लगाना या इस तरह के अमानवीय कृत्य उनसे करवाना जो कि समाज के हित में नहीं है।
तो ये खाप पंचायतें वास्तव में जाति पंचायतें ही हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। दीवानी से मतलब है यहाँ पर जो लेन देन से जुड़े विवाद हैं, जैसे संपत्ति का विवाद है, जमीन का विवाद है, ये विवादों का निपटारा ये करती थी। ये जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी और यह भी तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग ये तय करते थे कि जो शादी वगैरह हो रही है वो सेम कास्ट में ही हो रही है या फिर उससे अलग हो रही है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है, इंटरकास्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे वही सब प्रावधान है। समाज से बहिष्कृत करना, जात से बहिष्कृत करना, हुक्का पानी बंद कर देना, तो वही सब काम ये लोग करते थे। फौजदारी न्याय को छोड़ दें, फौजदारी का मतलब ये मारपीट, हत्या वगैरह के जो विवाद हैं उनको छोड़ दें, तो ज़्यादातर मामलों में उस समय जो शासक हैं यानी राज्य हैं, जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। यानी उस समय जाति पंचायतों का इतना ज़्यादा चलन था कि उस समय दीवानी मामलों में जाति पंचायतों की ही सुनी जाती थी। हालांकि वर्तमान में हमारी जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था है उसमें इन जाति पंचायतों का रोल खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 19वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। सेकंड सब पॉइंट, वे यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। थर्ड सब पॉइंट 19 का, फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। ये 19 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय भी यही सब चीजें, दिक्कतें तब भी थी कि सवर्ण जातियां जो है निम्न जातियों का शोषण कर रही हैं। तो यहां पर वही सब चीजें हैं। यहां पर भी उस समय भी आप देखेंगे, उस समय का जो निम्न तबका था वो सवर्ण जातियों द्वारा ज्यादा कर वसूलने या उन पर अत्याचार करने की शिकायतें करता था। हालांकि उस पर कार्यवाही कुछ नहीं हो पाती थी। तो बताया है कि पश्चिम भारत, खास करके राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है, जैसा कि यहाँ पर दस्तावेजों में देखने को मिलता है। तो आमतौर पर ये अर्जियां जो थी ये ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। और ये देखिए, ये जो अर्जियां होती थी कोई एक व्यक्ति नहीं देता था, बल्कि पूरे समाज मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से अर्जियां देता था। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे प्राचीन भारत हो या मध्यकाल के भारत हो, उसमें मानसून पर ही हमारी कृषि निर्भर थी। और मानसून पर निर्भर होने की वजह से कई बार क्या होता था, फसल हो जाती थी, कई बार फसल नहीं हो पाती थी। लेकिन जो कर की दरें होती थी वो परिवर्तित नहीं होती थी। कर हर स्तर पर लिया जाता था, यानी कि एक तो जमींदार भी ले रहा है, मुखिया भी अपना अपना वसूल रहा है, इसके अलावा जो शासक के हुक्मरान आ रहे हैं, शासक के जो अधिकारी आ रहे हैं वो भी रिश्वत ले रहे हैं। तो ऐसे में किसान के पास कुछ नहीं बचता था। तो किसान तो बिल्कुल कंगाल का कंगाल ही रह जाता था। और ऊपर से किसी साल सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसे में फसल नष्ट हो गई, फिर भी उससे कर देना ही देना है। तो इन सब के खिलाफ किसान विद्रोह भी करते थे। और स्थिति यहां तक पहुंच जाती थी कि कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, खेती छोड़कर अपना गांव छोड़कर अपने गांव से लोग भाग गए थे। तो ये स्थिति भी देखने को मिलती थी। तो वही सब बातें यहां पर बताई गई हैं। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों के अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी, और जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। एक ही तरीका बचता है, जब आदमी के पास कुछ ना बचे, दिवालिया हो जाए, तो क्या करता है, वो घर मकान सब छोड़कर अपनी जो मूल जमीन है उसको छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। ये लोग भी उस समय यही करते थे, जब किसान को लगता था कि हमारे ऊपर पंचायत के जो उच्च जातियों के लोग हैं हद से ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग अपना गांव छोड़ना ज्यादा अच्छा समझते थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यानी गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। ये बात भी यहां पर बताई गई है। तो यहां पर कुछ चीजें आप नोट डाउन करेंगे। इसमें हमने 19वां पॉइंट लिख लिया है, अब 20वां पॉइंट है यहां पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे,
निचले तबके के लोगों ने, या फिर ऐसे लिख लेना, दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। यह आपका 20वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। या फिर ऐसे लिख लेना, जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान गांव छोड़कर भाग जाते थे। तो आपका ये 20 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे यहां पर ग्रामीण दस्तकार की बात की गई है। देखिए, दस्तकार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ विशिष्ट करने का कौशल हो, उसे दस्तकार कहते हैं। तो दस्तकारों के बारे में अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों के जो सर्वेक्षण किए गए हैं गांव के, और मराठाओं के जो शासन के दौरान जो दस्तावेज लिखे गए हैं, उन दस्तावेजों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि गांव में बड़ी संख्या में दस्तकार रहते थे। कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी किसानों के बीच में और दस्तकारों के बीच में फर्क करना मुश्किल होता था। जैसे एक व्यक्ति कुम्हार भी है, बर्तन भी बनाता है और खेती भी करता है। एक व्यक्ति जो है लोहार है, लोहे के सामान भी बनाता है, औजार भी बनाता है और खेती भी करता है। तो कई बार क्या था कि जो दस्तकार है और किसान है उसके बीच की दूरी बिल्कुल मिट जाती थी और फर्क करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। तो यहां पर आगे आप देखेंगे गांव में कुछ प्रमुख दस्तकार जो होते हैं उनका वर्णन यहां पर किया गया है। तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार ये भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, उस समय ये जो सेवाएं दी जाती थी इनके द्वारा, इसके लिए उन्हें नकद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तु के रूप में, जैसे अनाज दे दिया, कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया, इस तरह से भुगतान किया जाता था, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव में जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, तो इस तरह से उन्हें अदायगी की जाती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी, यानी उन्हें किस रूप में अदायगी की जाएगी वो सब चीजें पंचायत तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यानी कहने का मतलब क्या है, महाराष्ट्र की यहाँ बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जमीनें थी जो कि उन्हें अदायगी के रूप में दी गई थी, और ये पुश्तैनी जमीनें थी दस्तकारों की, तो उन्हें मीरास या वतन कहा गया है। तो यहाँ पर वो सब बातें यहाँ पर इनके बारे में बताई गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट हम कुछ नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 21वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। इसी में सब पॉइंट, कई ऐसे समूह थे जो किसान और दस्तकार दोनों किस्म के काम करते थे। कई ऐसे समूह थे जो किसान और दस्तकार दोनों समूह के या दोनों किस्म के काम करते थे। ये आपका 21 का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सोनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं लोगों को देते थे। इसी में सब पॉइंट, सेकंड थर्ड सब पॉइंट लिखेंगे। गांव वाले दस्तकारों को अलग अलग तरीकों से
उन सेवाओं की अदायगी करते थे, जैसे फसल के हिस्से के रूप में या जमीन के टुकड़े के रूप में। यह आपका थर्ड सब पॉइंट है। इसी में ही फोर्थ सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे किसमें ही, महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। ये किसका चौथा सब पॉइंट है? दस्तकारों को अदायगी देने का स्वरूप पूरे भारत में एक जैसा नहीं था। जैसा कि अभी हमने देखा है, दस्तकारों को अदायगी के रूप में उन्हें जमीन का टुकड़ा या फिर फसल या फिर अनाज दिया जाता था। कहीं कहीं पर दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले अदायगी के रूप में नगद भुगतान का चलन भी चल पड़ा। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण जो है आपको 18वीं सदी के कुछ स्रोतों में बंगाल के जमींदारों के बारे में देखने को मिलता है। तो बंगाल में जमींदार जो हैं ये दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। तो जो ये व्यवस्था चली, इस व्यवस्था को जजमानी कहा गया। हालांकि जजमानी जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से 16 और 17वीं सदी में नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद में जजमानी शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से आपको समाजशास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, हमने 21 के 4 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसी में 22वां पॉइंट आप लिखेंगे। किसके बाद? इसमें आप लिखेंगे 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार दस्तकारों की सेवाओं के बदले उन्हें रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। यह आपका 22वां पॉइंट हो गया। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 17वीं सदी में जो दस्तकार थे उन्हें अदायगी के रूप में नगद नहीं दिया जाता था। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते। नगद का चलन कम था, लेकिन नगद का चलन कुछ जगहों पर था। ये हमारे सामने प्रमाण भी है। अब देखिए यहां पर एक छोटा गणराज्य, गणराज्य का मतलब आप जानते होंगे, जहां पर किसी एक शासक की सत्ता ना होकर सब लोग मिलजुल कर व्यवस्था को संभालते हैं। तो ऐसी पद्धति को गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो अंग्रेज अफसर भारत में आए थे, तो उन्होंने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां पर लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। यानी खास करके ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत होती थी, तो पंचायत का स्वरूप अंग्रेजों को गणराज्य के रूप में देखा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांव में विषमताएं भी मौजूद थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं भी थी। कुछ ताकतवर लोग जो थे गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। यानी एक पक्ष तो ये भी है, एक पक्ष अंग्रेजों ने ये देखा है कि भाई भारत के जो गांव हैं ये छोटे गणराज्य के रूप में दिखते हैं उन्हें, लेकिन उसकी हकीकत ये थी गांव में शोषण भी होता था और कुछ ताकतवर लोग जो थे सत्ता पर अपनी प्रभुसत्ता जमाए बैठे थे और निम्न तबकों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे गांव में, इन्हें न्याय करने का अधिकार भी था। इनसे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। यानी ये सब तो बातें नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह गांव और शहर के कनेक्ट होने की वजह से गांव में भी नकदी का चलन स्टार्ट हो गया था। ये बात यहां पे बताई गई है। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 23वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें आप नोट डाउन करेंगे 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को छोटे गणराज्य के रूप में देखा। भारतीय गांवों को छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। यानी ये अंग्रेजों का नजरिया है, और उनमें से भी सबका नजरिया नहीं है, कुछ अंग्रेजों का नजरिया है, जो कि मैंने आपके सामने लिखवा दिया है। यहां पर अब मुगलों के बारे में बताया गया है कि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में जो कर की गणना होती थी और वसूली भी जो होती थी वो नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। ये मुगल शासन की बात हो रही है।
देखिए अभी हमने आपको जो 23वां पॉइंट बनवाया है उसको काट के आप वहाँ पर नोट लगा दीजिए, क्योंकि वो बात यहाँ से अलग है थोड़ी, तो वहाँ पर आप नोट लगा के कर दीजिए। और 23वां पॉइंट अब आपका यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। इसी में सब पॉइंट, जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। ये 23 का सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों का जिक्र और किया गया है। गांव में मुद्रा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा के दौरान इसने भारतीय गांवों को देखा और भारत के गांवों के बारे में इसने कुछ तथ्यों को अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा भी है। इसने लिखा है, भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहते हैं, ना हो। यानी सर्राफ वो व्यक्ति होते थे जो मुद्राओं की फेरबदल करते थे, यानी एक्सचेंज करते थे। एक बैंकर की तरह सर्राफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। देखिए कहने का मतलब क्या है, आप कौड़ी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका 1 रुपया होता है, तो 1 रुपये की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 100 पैसे के बराबर, 100 पैसे के बराबर वैल्यू होती है, यानी 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। उसी तरह से प्राचीन या मध्यकालीन भारत में जो व्यापार होता था उन व्यापार में कौड़ियों का महत्व था। तो जैसे मान लीजिए उस समय मुगल काल में एक सोने या चांदी का सिक्का है, तो सोने का अगर एक सिक्का है, गोल्ड का एक सिक्का है या सिल्वर का एक सिक्का है, तो उसकी वैल्यू हमने मान ली 100 कौड़ी के बराबर है। ठीक है, अगर एक गोल्ड का सिक्का है तो उसकी वैल्यू हमने मान ली 500 या 200 कौड़ी के बराबर है। तो यहां पर वही सिस्टम था। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक चांदी का सिक्का है, तो उसके बदले ये लोग उसे एक्सचेंज करके उसके बदले उसे 100 कौड़ी दे देते थे। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले आपको पता होगा 25 पैसे या 50 पैसे के सिक्के चलते थे, क्योंकि उस समय सामान सस्ता था, तो 25 पैसे और 50 पैसे का चलन था। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ने से सामान भी महंगा हो गया है, तो इस वजह से 25 पैसे, 50 पैसे या 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे का चलन बंद हो गया। तो यहाँ पर भी वही था, वहाँ पर तब चीज़ें सस्ती थी। मान लीजिए एक चांदी का सिक्का है, उस चांदी के सिक्के को किसी ने कौड़ी में कन्वर्ट करवा लिया इनके जरिए, तो कौड़ी में उसे 100 कौड़ियाँ मिल गई। तो 100 कौड़ियों से मान लीजिए वो 100 कौड़ियाँ लगभग 100 पैसे के इक्विवेलेंट हैं, तो वो उनसे जो चाहे वो सामान खरीद सकता है। तो यहाँ पर वही कौड़ी है, उस कौड़ी की बात कर रहे हैं, और ये उन कौड़ियों को या तो सिक्के के रूप में या फिर सिक्कों को कौड़ियों के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। तो यहाँ पर ये इनके हाथ में होता था कि इसके बदले में कितनी कौड़ियाँ देंगे। जैसे अभी तो हम सबको पता है 1 रुपये की जो वैल्यू है ये फिक्स है, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर इनकी मर्जी चलती थी। ये अगर चाहेंगे कि एक चांदी के सिक्के में 50 कौड़ियाँ किसी को देनी है तो 50 ही देंगे, अगर चाहेंगे 100 कौड़ियाँ देनी है 100 कौड़ियाँ देंगे, यानी इनकी मर्जी चलती थी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इनके बारे में यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पर अब आप लोग नोट करके लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने लिखा है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहते हैं, न हो। ये आपका नोट है। ठीक है, तो आप लोग कौड़ी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कौड़ी का कॉन्सेप्ट वही है जो पैसे का कॉन्सेप्ट है, यानी कौड़ी को एक छोटी मुद्रा के रूप में देखा जाता था और उसी तरह से उसका चलन भी होता था। आपकी अगली हेडिंग है कृषि समाज में महिलाएं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मुगल काल में एग्रीकल्चर में महिलाओं की भागीदारी कैसी थी। तो मुगल काल में अगर हम बात करें तो महिलाएं कृषि कार्यों में अपने पति का हाथ बटाती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पति या मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं जो हैं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। लेकिन इन सब के पीछे भी पृष्ठभूमि है, यानी महिलाएं ऐसे ही अपने घर से बाहर निकलकर ये काम नहीं करने लगी, इसके पीछे भी कुछ पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर बताया गया है जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम
उत्पादन की बुनियाद बने। यानी कहने का मतलब ये है, मध्यकालीन खेती की सबसे बड़ी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात है व्यक्तिगत खेती का विकास होना। यानी यहाँ पर हर इंडिविजुअल की खुद की अब जमीन है। जब व्यक्ति की खुद की जमीन होने लगी तो उस पर काम करने के लिए उसे और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे में उस समय का समाज इतना ज़्यादा समृद्ध नहीं था कि वो बाहर से मजदूरों को ले सके। तो ऐसे में जो घर के कैंडिडेट थे उनको भी कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा। तो पुरुषों ने अपनी स्त्रियों को कृषि कार्य में लगाना उचित समझा। तो ऐसे में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिली। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क मुमकिन नहीं था। यानी कहने का मतलब ये है कि जब महिलाएं खेतों में काम करती थी तो वहां पर लिंग बोध का फर्क नहीं रहता था, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ प्रचलित पूर्वाग्रह थे जिनकी वजह से महिलाओं को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर कुछ पूर्वाग्रह के बारे में बताया गया है। पश्चिमी भारत की बात बताई गई है कि पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं का मतलब क्या है कि जब महिलाओं को, स्त्रियों को पीरियड आता है या फिर मासिक धर्म आता है तो उस समय हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। तो उस समय के कुछ पूर्वाग्रह प्रचलित थे जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं कुछ जगहों पर खेती के कार्यों में हाथ नहीं बटा सकती थी या कृषि कार्य से जुड़े उपकरणों को नहीं छू सकती थी। तो उसका भी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपने इससे संबंधित चीजों को देख लिया है। तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। 24वां पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत, या फिर ऐसे लिखेंगे मध्यकाल में व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ। मध्यकाल में व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, फिर डैश लगा के, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। मध्यकाल में व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, डैश लगा के, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। इसका पहला सब पॉइंट है, मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थीं। यह आपका पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। जैसे मासिक धर्म के समय महिलाओं को बंगाल में पान के बागान में नहीं घुसने, हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। यह आपका 24 का सेकंड सब पॉइंट है। इसके अलावा दस्तकारी के काम की अगर हम बात करें तो दस्तकारी के काम में भी महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। तो यहां बताया गया कि सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो उस समय महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। और यहीं तक सीमित नहीं है महिलाएं, इसके अलावा महिलाओं ने न केवल अपने घरों में काम किया बल्कि अपने घर से निकलकर दूसरे के घरों में जाकर भी काम किया। यानी किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। तो ये बात भी यहाँ पर महिलाओं के बारे में बताई गई है। तो आपका 25वां पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। इसी में सब पॉइंट, किसान और दस्तकार महिलाएं नियोक्ताओं के घर पर भी जाती थी और बाजारों में भी। किसान और दस्तकार महिलाएं नियोक्ताओं के घर पर भी जाती थी और बाजारों में भी। ये 25 का पहला सब पॉइंट है। यहां पर यह भी बताया गया है कि चूंकि समाज जो था श्रम पर निर्भर था,
इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा डॉक्टर वगैरह या हकीम वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, और थे भी तो कुछ समृद्ध लोगों के लिए थे। तो गरीब तबके की जो महिलाएं थी, बार बार बच्चे पैदा होने की वजह से, शरीर में खून की कमी होने की वजह से उनकी असमय मृत्यु हो जाती थी। यानी उस समय महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा थी। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। यानी कुछ ऐसे भी संप्रदाय थे जहां पर दुल्हन को खरीदा जाता था। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। यानी मुगल काल में तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, दोनों को कानूनन रूप से शादी करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप 26वां पॉइंट यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, बच्चे पैदा करने की काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 26 का सेकंड सब पॉइंट, कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी। इसी का थर्ड सब पॉइंट, तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ये 26 का थर्ड सब पॉइंट है। हम लोगों ने यहां तक पूरा देख लिया है कि महिलाएं जो हैं मुगल काल में घर से बाहर निकलकर खेती के कार्यों में भी हाथ बटाने लगी हैं। लेकिन फिर भी पितृसत्तात्मक समाज में वहां पर मुखिया जो होता था घर का, वो मर्द ही होता था। यानी स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द ही होता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और यह भी बताया गया है कि बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। यानी किसी पति को यह लगता है कि उसकी पत्नी उसके साथ विश्वासघात कर रही है, उसके संबंध जो है अन्यत्र किसी व्यक्ति से है, तो ऐसे में पुरुष अपनी पत्नियों को भयानक दंड भी दे सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं। यानी इन दरख्वास्तों में ये देखने को मिला है कि यहाँ पर पत्नियां जो हैं अपने पतियों की जो बेवफाई है इसका विरोध करती दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पति के संबंध अपनी पत्नी के अलावा किसी और महिला से थे तो ऐसे में महिलाओं ने भी आवाज उठाई है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि मर्दों के ऊपर उस तरह के भयानक दंड नहीं दिए जाते थे, लेकिन फिर भी जो पंचायत होती थी ये कोशिश करती थी कि जो पति है उनका वो महिलाओं के लिए भरण पोषण का साधन जुटाए। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द या मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। यानी वहां पर भी किसी दस्तावेज में महिलाओं के नाम दर्ज नहीं किए जाते थे, बल्कि वहां पर दरख्वास्त ऐसे होती थी, फलाने सिंह की पत्नी है, फलाने सिंह की मां है, फलाने सिंह की बहन है, ऐसे करके होती थी। तो ये बात भी यहाँ पर बताई गई है कि दरख्वास्त जो की जाती थी उसमें महिलाओं का नाम अंकित नहीं होता था, बल्कि महिलाओं को किसी न किसी पुरुष की जो भी संबंध है उसके साथ उसे दिखाया जाता था। तो यहाँ पर अब आप लोग 27वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं। ये 27वां पॉइंट है। इसी में पहला सब पॉइंट, मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ये 27 का पहला सब पॉइंट है।
इसके अलावा देखिए यहाँ आगे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे बताया गया है, भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं यानी विधवा महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। इसी तरह से बंगाल में भी मुस्लिम महिला जमींदार पाई जाती थी। तो ऐसे कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। हालांकि महिलाओं की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी, यानी इस तरह की जो महिलाएं हैं जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार हो, हक हो, उस तरह की महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। ये केवल भूमिहर भद्रजनों में यानी ऐसे बड़े कृषक जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति रही है, उन्हीं के कुछ एक परिवारों में ऐसा मामला देखने को मिलता था। तो 28वां पॉइंट अब आप लोग यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। जैसे पंजाब में महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। इसी में सब पॉइंट, बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। तो ऐसे करके हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो समाप्त हो गया है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में केवल और केवल जो उस समय का जो सामाजिक वर्ग है उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है, महिलाओं के ऊपर, या फिर वहाँ के जो दलित जाति है उस पर फोकस दिया गया है। और जो किसान और जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं या फिर जो मुखिया हैं, उनके बीच संबंध कैसे थे उन पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो ये चैप्टर आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।